हाय दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं ना केवल इसका मेथड बताऊंगा बल्कि हम रिलेशन भी बताऊंगा कि फ्लक्स और ईएमएफ में क्या रिलेशन होते हैं और उसको नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने में बहुत एडवांटेज होगा। तो बस आप कुछ मत करिए, केवल वीडियो को हमारे सुन लीजिए। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे वो कंपटीशन का एग्जाम हो। यहाँ पे देखिए, हमको ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करना है, तो सिंपल इसका पहला स्टेप देखिए। ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करने का क्या होता है, E बराबर डी फाई बाई डी टी होता है। ये आप जानते हैं फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग। बाकी लेंज मॉडिफिकेशन वगैरह सब इंक्लूड होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको ईएमएफ इक्वेशन फाइंड करना है, डिराइव करना, तो ये फार्मूला आपको लगाना ही लगाना है। तो इसमें आपको ये फ्लक्स पहले निकालना होगा, फ्लक्स का इक्वेशन यहाँ पुट करना होगा। जब फ्लक्स का इक्वेशन यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको ईएमएफ का इक्वेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो बस आपको 2 स्टेप यही याद रखना है, बाकी सारा प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप स्वयं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यही फार्मूला बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये चीज़ आप चूँकि जानते हैं कि जो आपका करंट, जो एसी करंट हम ट्रांसफार्मर के इनपुट में देते हैं, जो एसी करंट हम देते हैं उसी करंट से फ्लक्स बनती है। तो जैसा करंट होगी उसी नेचर का फ्लक्स भी होगा, इसलिए फ्लक्स का भी वही इक्वेशन होगा जो करंट का, एसी करंट का होता है। जिसे I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी लिखते हैं, इसी के इक्विवेलेंट में हम फ्लक्स का इक्वेशन लिख देंगे फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब हेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ये तो जनरल फार्मूला ही होता है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग हम ये बात जानते हैं, जिसमें माइनस कुछ नहीं है, बस एक इंडिकेशन है जो यह बताता है कि ईएमएफ हमेशा उसी काज का अपोज करता है, उसी कारण का अपोज करता है, मतलब विरोध करता है जिससे उत्पन्न हुआ है। तो माइनस का सिर्फ एक इंडिकेशन है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हम फाई की वैल्यू, ये जो ऊपर फाई की वैल्यू आपने लिखा है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दिया, फाई की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फाई की वैल्यू पुट करने के बाद जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो बाहर आ जाती है। तो पहले कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ गई। अब साइन ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ प्रोसेस ना समझिए, इस स्टेप को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमेशा कास थीटा होता है। तो साइन ओमेगा टी का कास ओमेगा टी हो जाएगा, और ये आपका थीटा नहीं है, इसको थीटा माना गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि साइन थीटा का हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आपने कॉस थीटा लिख दिया, लेकिन यहाँ पे टी का जो भी मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ध्यान देना इस बात को। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो बिल्कुल सिंपल है, E2/E1, V2/V1, N2/N1। लेकिन यहाँ पे जो I1/I2 है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए। यहाँ पे आप पढ़े हैं क्या है कि इस ट्रांसफार्मर का पावर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो पावर अगर इनपुट साइड का जो है वही अगर आउटपुट साइड का है, तो ये V2 = I2 हो ही जाएगा। तो यहाँ से अगर हम V2 के नीचे V1 को अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे I2 इधर आ जाएगा, तो I1/I2 हो जाएगा। तो इसीलिए V2/V1 के आगे के यहाँ पे क्या रखा हुआ है, I1/I2 लिखा हुआ है। तुम लोग का है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए, ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में ही क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न आप देख सकते हैं, और ये सारी बातें समझाई भी गई हैं। शॉर्ट में मैंने बताया है कि पावर का फार्मूला, एक्टिव पावर का फार्मूला VI cos फाई होता है, cos थीटा होता है। तो ट्रांसफार्मर के केस में होता क्या है कि ट्रांसफार्मर का अपना खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं होता है। जिस तरह का लोड आप ट्रांसफार्मर पे लगाएंगे, पावर फैक्टर वही हो जाएगा। जैसे आप कैपेसिटिव लगाएंगे, मतलब ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करेंगे, तो ट्रांसफार्मर, जैसे मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका खुद का कोई पावर फैक्टर नहीं। अगर इसको ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्ट कर दिए तो कैपेसिटिव लोड हो जाएगा। इसको मोटर से कनेक्ट कर दिए, जिसमें सारे कॉइलें ही होते हैं, तो इसका इंडक्टिव लोड हो जाएगा। अगर रेसिस्टिव एलिमेंट से जुड़ दिए तो ये रेसिस्टिव हो जाएगा। तो बस जो लोड आप लगाएंगे वही पावर फैक्टर इसका वेरी करेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि जो कास फाई है इस लोड का है, ट्रांसफार्मर का तो है नहीं। तो पावर के फार्मूले में कास फाई हो गया ख़त्म, ठीक है। केवल बचा VI। V का अगर यूनिट kV है, किलो वोल्ट है, और I का यूनिट एम्पियर है, तो हो गया kVA। इस प्रकार से इसकी जो रेटिंग होती है आपकी kVA होती है।
ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए बहुत सारी जगहों पे आपको ये बताया जाता है कि भाई इसमें हिस्टेरिसिस लॉस होती है, मतलब कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस। तो कांस्टेंट लॉस आपका वोल्टेज पे डिपेंड करता है और वेरिएबल लॉस करंट पे, इसीलिए इसकी यूनिट केवीए या एमवीए में होती है। ये सारा सर गलत है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ऐसा संभव ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा संभव होता तो इंडक्शन मोटर में भी ये दोनों लॉसेस होते हैं, उसका तो रेटिंग किलोवाट होती है, तो क्यों ऐसा हो जाती। इसलिए ध्यान देना है, हमेशा आपको ध्यान देना है। आपको कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग, या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अच्छा ये बताइए ट्रांसफार्मर में की रेटिंग जो भी होती है वो केवीए में ही क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। तो आपका सिंपल एक जवाब होगा कि बिकॉज़ ट्रांसफार्मर हैज़ नो इट्स ओन पावर फैक्टर, इट्स डिपेंड ओनली ऑन अदर पावर फैक्टर, इट डिपेंड ऑन द पावर फैक्टर ऑफ लोड। You can say its power factor depend on the nature of load. If you connect inductive lead, the power factor will be lagging. If you connect resistive lead, power factor will be resistive or unity. You can say if load capacitive load is connected, then power factor will be leading. तो you can say the power factor, the transformer has no its own power factor, it depend on the other power factor. So in the formula of P is equal to VI cos phi, there is no cos phi, only here remaining VI. We find the rating of transformer VA or KVA, you can say easily here. तो इस तरह से आप ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रेटिंग आपका ट्रांसफार्मर का क्या होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रा करते हैं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम कैसे जो है देखेंगे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे समझेंगे। देखिए इसमें है क्या, नो लोड के कंडीशन में कि इसमें जनरली तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, केवल जो करंट फ्लो होगी वो नो लोड करंट फ्लो होगी। मतलब ट्रांसफार्मर की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उसका बनावट है, जो उसकी संरचना है, वो अपने आप में एक छोटा मोटा लोड का काम करेगी, इसलिए उसके बॉडी में ही जो करंट फ्लो होगी वही आपका नो लोड करंट होगी। ट्रांसफार्मर का जो पूरा कोर है उसको एज ए सर्किट हमने डिवाइड कर दिया, मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक कॉइल के फॉर्म में और एक रेसिस्टर के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड किया हमने, ये जो डिवाइड हमने किया ये ट्रांसफार्मर के कोर को किया। आप में बॉडी है, ये जो ट्रांसफार्मर में अपने आप में जो कोर है इसको एज ए सर्किट हम ट्रीट करते हैं, इसको हम शंट ब्रांच पैरामीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक रेसिस्टेंस और एक इंडक्टेंस। क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। क्योंकि कोर में करंट फ्लो होती है, कोर में क्या होती है, बाइंडिंग लपटे हुई है, और इसमें जब करंट फ्लो होती है तो ये बाइंडिंग क्या होती है, हीट भी होती है, और ये बाइंडिंग से मतलब वाइंडिंग कोर हीट भी होता है, और हीट होने के साथ साथ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होता है। तो स्पष्ट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करने का काम इंडक्टर करेगा और हीट को जनरेट करने का काम रेसिस्टर करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम शंट ब्रांच पैरामीटर, पूरे कोर को एक शंट ब्रांच पैरामीटर के रूप में हम क्या कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं कि अगर कोई लोड भी नहीं है तो इस कोर, पूरे कोर के कारण जो इसमें करंट फ्लो होगी वो नो लोड करंट होगी। अब पूरे कोर को एज ए सर्किट के रूप में हम क्या कर लिए हैं, ट्रीट कर लिए हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करेंगे और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मतलब नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को सीखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।